गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया और रघुनाथ स्कूल की तरफ से जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपको कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, इस बार का हमारा जो सिलेबस है वो बदल चुका है, नया सिलेबस है वो आ चुका है और हमने 2 अध्याय पूरे कर दिए हैं। कल हमने तीसरा अध्याय है वो शुरू कर दिया था। तीसरा अध्याय का नाम है ग्रामीण क्षेत्र में शासन चलाना। किस प्रकार अंग्रेज है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अपना शासन चलाने में सफल रहे, किस प्रकार अंग्रेजों ने बंगाल में भू राजस्व प्रणाली को लागू किया था। जैसा कि आपको बच्चों पता है, मैंने आपको बताया था कि बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। अंग्रेजों की नज़र बंगाल पर थी क्योंकि बंगाल की जो राजस्व स्थिति थी सबसे अच्छी थी। बंगाल में आधुनिक बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा का अधिकांश क्षेत्र है वो शामिल था। इस प्रकार जो बंगाल था वो बृहद था, व्यापक था। इसका राजस्व के स्रोत थे वो अच्छे थे, यहाँ की कृषि व्यवस्था उन्नत थी। तो अंग्रेजों ने बंगाल पर को केंद्र बनाकर ही अपने किलेबंदी शुरू की थी। कालिकता सहित 3 गांव की उन्होंने जागीरें प्राप्त कर ली थी। इसके बाद अंग्रेजों का पूरा ध्यान है वो बंगाल पर केंद्रित हुआ था। सिराजुद्दौला उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा था, तो प्लासी के युद्ध में उन्होंने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। इसके बाद बक्सर के युद्ध में उन्होंने मीर कासिम को परास्त करके मीर जाफर को पुनः है वो बंगाल का नवाब बना दिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बंगाल है वो सीधे सीधे अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। बंगाल अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा राजस्व का स्रोत साबित हुआ था। 1765 में मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया था। मुगल सम्राट ने 1765 में अंग्रेजों को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया था। इसके अंतर्गत बंगाल में राजस्व वसूल करने और अपना व्यापार बढ़ाना ये अंग्रेजों के लिए आसान हो गया था, क्योंकि बंगाल की आर्थिक स्थिति वैसे ही बहुत सुदृढ़ थी। अब उन्हें एक शक्तिशाली, वृहद, विशाल बंगाल मिल गया था, जहाँ पर खेती में विभिन्नता थी। कई खेती की जाती थी जिन्हें राजस्व के रूप में अंग्रेजों को अच्छी खासी आय है वो प्राप्त हो सकती थी या होने वाली थी। तो अंग्रेजों ने अपना पूरा ध्यान व्यापार पर केंद्रित किया। अंग्रेज अपने आप को अभी भी व्यापारिक कंपनी के रूप में ही मान रहे थे। यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों के मौजूद में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटित थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया गया था। दीवान के तौर पर कंपनी को अपने नियंत्रण वाले भूभाग में आर्थिक मामलों में, दीवान के तौर पर कंपनी को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले बंगाल पर दीवानी या राजस्व वसूली करने का अधिकार मिल गया। अंग्रेजों के पास अब बंगाल में या बंगाल से भू राजस्व वसूली करने का उन्हें अधिकार है वो मिल गया। अंग्रेज है वो बंगाल से अपना भू राजस्व है वो वसूल करने लग गए थे। इसके लिए उन्हें एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारी कंपनी के नाते उसे इस बात का भी ख्याल रखना था कि वह जरूरत के हिसाब से अपनी चीज़ें खरीदती बेचती रहे। तो बंगाल से कंपनी को भू राजस्व के रूप में विशाल आर्थिक संसाधन है वो उसे मिलने लगे थे। कंपनी की आर्थिक स्थिति है वो बंगाल के अधिकार में आ जाने के कारण धीरे धीरे सुदृढ़ होती जा रही थी। कंपनी को बंगाल के भू राजस्व से इतना राजस्व या इतना अधिक धन मिलने लग गया था कि उसे अपना भारत में व्यापार चलाने के लिए इंग्लैंड से अतिरिक्त मात्रा में सोना और चांदी आयात करने की आवश्यकता ही नहीं रही। कंपनी को बंगाल के राजस्व इतना अधिक लाभ मिल गया था कि उस लाभ से वह न केवल अपने सैनिकों का खर्च बल्कि सैनिकों को तनख्वाह, उनका वेतन, किलेबंदी करना, जागीरें प्राप्त करना, अपनी बचत के रूप में अतिरिक्त धन को इंग्लैंड भेजना आदि उसने शुरू कर दिया था। तो बंगाल था वो अंग्रेजों के लिए वरदान साबित हुआ। बंगाल भारत का उस समय समृद्ध राज्य था, समृद्ध प्रांत था।
बंगाल की आर्थिक दशा वैसे बहुत अच्छी थी, तो अंग्रेजों के भू राजस्व या दीवानी वसूल करने का अधिकार मिलने से अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति थी वो और अधिक मजबूत हो गई। बंगाल के अधिकार में आने से, बंगाल के नियंत्रण में आने से अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति वो सुदृढ़ होने लगी। अब कंपनी व्यापार के साथ साथ अपने अन्य खर्चों के लिए भी उन्हें भू राजस्व के रूप में भारी मात्रा में धन है वो मिलने लगा था। कंपनी को अभी भी कंपनी है वो अपना व्यापार पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, व्यापार को ही अपना केंद्र बना रही थी, इसलिए कंपनी को सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। कंपनी चाहती थी कि उसका राजस्व बढ़ता जाए, उसके खर्चे वो पूरे होते जाए और उसे अतिरिक्त खर्च के रूप में इंग्लैंड से सोना चांदी आयात करने की आवश्यकता ही नहीं रहे। भारत में उसे इतना अधिक सोना चांदी मिल जाए कि वह भारत से ही अपना व्यापार है, अपने खर्चे हैं वो निकाल से या बंगाल से ही अपने खर्चे हैं वो उन खर्चों की पूर्ति कर सके। तो कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही समझती थी। कंपनी मानती थी कि वो उसका काम व्यापार करना है। कंपनी अपने को व्यापारी मानती थी और भू राजस्व का अधिकार मिलने के बावजूद भी कंपनी अपना ध्यान है वो व्यापार पर ही केंद्रित करना चाहती थी। व्यापार को ही कंपनी अपना केंद्र बिंदु मानती थी, व्यापार को ही कंपनी अपना मूल ध्येय मानती थी। इसके लिए जब उन्हें 1765 में मुगल सम्राट के द्वारा दीवान नियुक्त कर दिया गया था, तो कंपनी कोई लगान वसूली की नियमित व्यवस्था लागू करने से हिचकिचा रही थी। कंपनी को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बड़े विशाल बंगाल में भू राजस्व प्रणाली, भू राजस्व की कौन सी व्यवस्था लागू करे, क्या वार्षिक व्यवस्था लागू करे या 10 वर्षीय व्यवस्था लागू करे, कंपनी कौन सा ऐसा प्रबंध करे जिससे उसे नियमित आय होती रहे, जिसके द्वारा कंपनी को नियमित रूप से लगान मिलता रहे, नियमित आय हो, नियमित भू राजस्व के रूप में उसे धन मिलता रहे और कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाए। कंपनी को अपने सैनिक खर्च, अपनी किलेबंदी को सुदृढ़ करने, अपना सेना के कर्मचारियों को या सैनिकों को वेतन देने, तनख्वाह, पेंशन, इसके अलावा किलेबंदी करने, व्यापार के लिए भी अतिरिक्त धन है वो मिलना लग गया था। लेकिन कंपनी है वो बंगाल से अपनी एक ऐसी व्यवस्था लागू करना चाह रही थी जिसके आधार पर उसे नियमित रूप से लगान मिलता रहे, नियमित रूप से वसूली है वो मिलती रहे। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर। कंपनी चाहती थी कि उसे भू राजस्व वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे और कम से कम कीमत पर। जो बंगाल का प्रसिद्ध सूती और रेशमी वस्त्र है, उसे कम से कम कीमत पर वो सूती और रेशमी वस्त्र है वो मिले, जिससे वो उन्हें महंगे दामों पर यूरोप के बाज़ारों में बेच सके, उन्हें महंगे दामों पर यूरोपीय देशों में निर्यात कर सके और अच्छा मुनाफा कमा सके। तो कंपनी का ध्यान था कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व मिले। कंपनी की नज़र थी कि उसे भू राजस्व में वृद्धि हो। कंपनी चाहती थी कि उसके राजस्व में बेहतरी ढंग से भू राजस्व बढ़े और इसके साथ साथ उसे बंगाल से सूती और रेशमी वस्त्र, जो बंगाल का प्रसिद्ध था, जिसमें ढाका की मलमल थी, जो इतनी कोमल थी, इतनी महीन होती थी कि यूरोपीय देशों में उसकी ज़बरदस्त मांग थी, तो उसे कम से कम कीमत पर सूती रेशमी वस्त्र और ढाका की मलमल प्राप्त होती रहे, ताकि वह अपने इंग्लैंड में निर्यात की ज़रूरतों और अन्य यूरोपीय देशों की जो मांग थी उस मांग को वो पूरा कर सके। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल से उसे इतना पैसा मिलने लगा था कि उसे बंगाल से ही प्राप्त भू राजस्व से ही उसे अपने जितने भी खर्चे थे वो उसके खर्चे हैं वो पूरे होने लगे थे। बंगाल से उसे भू राजस्व के रूप में इतना अच्छा पैसा मिलने लग गया था कि उसे व्यापार के लिए अतिरिक्त रूप से ब्रिटेन से सोना और चांदी है वो आयात करने की आवश्यकता नहीं रही। उसे ब्रिटेन से अतिरिक्त माल के रूप में, अतिरिक्त के रूप में सोने और चांदी की आवश्यकता है वो नहीं रही। कंपनी के सामने दुविधा थी। कंपनी अभी भी भू राजस्व की प्रणाली को लागू करने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि कंपनी अभी भी अपने आप को व्यापारिक कंपनी मान रही थी। तो भू राजस्व की कौन सी प्रणाली लागू करे, इसको लेकर कंपनी में असमंजस रहा। करीब 2 दशक तक कंपनी है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची।
कंपनी के सामने संशय था कि वह भू राजस्व के लिए कोई वार्षिक व्यवस्था को लागू करे या कोई दीर्घकालीन व्यवस्था को लागू करे जो 10 वर्ष या 20 वर्ष के लिए हो। इस संबंध में कंपनी ने करीब 20 साल तक विचार विमर्श किया ताकि कंपनी में एक राय बनाई जा सके और भू राजस्व की कोई बढ़िया प्रणाली को लागू किया जा सके। इसके लिए कंपनी ने काफ़ी विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद कंपनी ने भू राजस्व लागू करने का निश्चय किया। इसी बीच 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया, जिसके कारण बंगाल में 1 करोड़ मौतें हुई थी, जिसके कारण बंगाल में करीब 1 करोड़ मौतें हुई थी और बंगाल की 1/3 किसान है उनकी आबादी वो समाप्त हो गई थी। बंगाल के जो 1/3 किसान थे वो आबादी वो समाप्त हो गई थी। अगर अर्थव्यवस्था संकट में हो तो अर्थव्यवस्था में सुधार करना जरूरी था। कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त कैसे रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को भी ये लगता था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार करना बहुत आवश्यक है। कंपनी के जो अफसर थे उनको भी ये लग गया था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार करना बहुत जरूरी है। खेती या भू राजस्व लागू करने के लिए, निर्धारित करने के लिए और वसूल करने के लिए उसे कोई स्थायी व्यवस्था लागू करनी चाहिए, जिससे उसे स्थायी रूप से भू राजस्व है वो मिलता रहे, स्थायी रूप से उसे भू राजस्व की प्राप्ति होती रहे। इसके लिए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे हम चार्ल्स कॉर्नवालिस कहते हैं, उसने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को 1793 में बंगाल में लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त एक लंबे समय के लिए राजाओं और तालुकदारों को भू राजस्व की वसूली का अधिकार देता था। इस भू राजस्व की वसूली के अधिकार के तहत राजाओं और तालुकदारों या जमींदारों या ठेकेदारों को जिन्हें कंपनी नियुक्त करती थी उन्हें वार्षिक सालाना भू राजस्व है वो कंपनी के कोष में जमा कराना होता था। कंपनी के राजकोष में उसे वार्षिक रूप से जमा कराना पड़ता था। वार्षिक रूप से कंपनी के जो राजस्व था या कंपनी का जो कोष था उन्हें जमा कराना होता था। कंपनी के ज़्यादातर अफसर भी ये लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना बहुत आवश्यक है। आखिरकार कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस या चार्ल्स कॉर्नवालिस के नेतृत्व में 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली को लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों, राजाओं और तालुकदारों को उनको भू राजस्व के लिए वसूल करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्हें वार्षिक भू राजस्व के रूप में एक निश्चित धन कंपनी के कोष में जमा कराना होता था, जिसके अतिरिक्त बचे हुए धन से वो भूमि सुधार भी कर सकते थे और अपने खर्चे निकाल सकते थे। इस स्थायी बंदोबस्त की शर्तों के आधार पर राजाओं, तालुकदारों और जमींदारों को जमींदारी के रूप में उन्हें मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान निर्धारित करने, वसूल करने और कंपनी के राजस्व या कोष में जमा कराने के लिए अधिकृत कर दिया गया था। यानी जो राजा थे, स्थानीय राजा थे, तालुकदार थे, जमींदार थे, बड़े जमींदार थे, उन्हें ही किसानों से लगान वसूल करने और कंपनी के राजकोष में जमा कराने के लिए नियुक्त किया गया था। सीधे रूप से कंपनी स्वयं लगान वसूल नहीं करती थी। सीधे रूप से कंपनी है वो खुद लगान वसूली से मुक्त रहना चाहती थी, इसलिए उसने किसानों से लगान वसूल करने और कंपनी के राजस्व का चुकाने का जिम्मा है वो स्थानीय राजाओं, तालुकदारों और जमींदारों को सौंप दिया था। राजाओं द्वारा लगान में चुकाई जाने वाली राशि पहले से तय की जाती थी। राजाओं को कितना वार्षिक लगान लेना है, कितना वार्षिक लगान है वसूल करना है, कितना राजस्व है वो कंपनी की कोष में जमा कराना है, ये राशि पहले से तय की जाती थी और यह राशि काफ़ी ज़्यादा होती थी। कंपनी को यह लगता था कि इससे उनकी नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा, उनको नियमित रूप से आय होती रहेगी। कम भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जा सकता था। अंग्रेजों को लगता था कि उससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को भी जमीन में सुधार करने के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलता रहेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य को राजस्व बढ़ने वाली आय नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे, लेकिन इससे कि जमींदार, स्थानीय राजा और तालुकदार वो घाटे में रहे, क्योंकि
कई बार जब अकाल भी पड़ जाता था तो राजाओं को, तालुकदारों, जमींदारों को अपने निजी खर्च से राजस्व के रूप में राशि वो केंद्रीय कंपनी के कोष में जमा करानी पड़ती थी। यदि कोई राजा, तालुकदार या जमींदार है, वो वार्षिक राशि कंपनी के कोष में जमा कराने में असफल रहता था तो उसकी जागीर को या उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। ऐसी भी व्यवस्था थी कि उसकी जागीर को नीलाम कर दिया जाता था और दूसरे तालुकदार या दूसरे जागीरदार को वो जागीर दे दी जाती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खेती में सुधार की जरूरत क्यों महसूस हुई थी। कंपनी के ज़्यादातर अफसर को भी लगता है कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार आवश्यक है। आखिरकार चार्ल्स कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की, जिसके तहत कंपनी ने राजाओं, तालुकदारों और जमींदारों को भू राजस्व के लिए नियुक्त कर दिया था। उन्हें किसानों से लगान वसूल करने और कंपनी के राजस्व में, राजकोष में जमा कराने के लिए अधिकृत कर दिया गया था। उन्हें भू राजस्व वसूल करने और उस भू राजस्व को राजकोष में, यानी धन को राजकोष में जमा कराने के लिए अधिकृत कर दिया गया था। ये राजाओं के द्वारा कितना लगान देना है, कितना वार्षिक लगान है वो कंपनी के कोष में जमा कराना है, कितना भू राजस्व वसूलना है और कितना कोष में जमा करना, आय को कितना कोष में जमा कराना है, ये पहले से तय कर लिया जाता था। इससे कंपनी को लगता था कि उन्हें नियमित रूप से आय होगी। यदि कोई राजा, तालुकदार या जमींदार है, वो भू राजस्व चुकाने में या कंपनी के कोष में जमा कराने से या असमर्थ रहता था तो उसकी जागीर को नीलाम कर दिया जाता था। तो आज मैंने आपको समझाया है कि खेती में सुधार की जरूरत कैसी हुई। इसको आपको जूम करना है, अब इसको लिखना है, याद करना है, समझना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।